हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 6th एंड 7th ऑफ मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड 7th ऑफ मार्च की पहले हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो 6th ऑफ मार्च का कल मैंने वीडियो बनाया था बट वो करप्ट हो गया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब फ़ोन में ही। तो वो फिर मैं दोबारा नहीं बना पाई थी, है ना। तो उसको लास्ट में हम देख लेंगे क्योंकि आपने अभी रिविज़न तो कर ही लिया होगा काफ़ी सारी चीज़ों का। इसके अलावा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और जो द हिंदू है और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में जो आर्टिकल्स आते हैं पूरे वीक डेज़ में, वो भी हम कवर करेंगे जो कवर नहीं हुए थे, ठीक है। सो मस्ट वॉच एंटायर न्यूज़ डिस्कशन। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो यह काम आपको करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 7th ऑफ मार्च हमने बताया, तो 7th ऑफ मार्च को आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है? एक इम्पॉर्टेंट डे है, जैसे कल भी है। कल क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो आज जन औषधि दिवस मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंटरेक्ट करेंगे इसके बारे में, अपने जो व्यूज़ हैं वो देंगे, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं जन औषधि दिवस मनाने के बाद से भी। तो जन औषधि केंद्रास भी जो हैं वो भी सेटअप किए गए हैं, बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अक्रॉस द कंट्री। और जो भारतीय जन औषधि परियोजना है, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डार्क मोड को एक बार मैं चेंज कर दूँ। तो ये फार्मास्यूटिकल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये क्या किया गया? जन औषधि केंद्र को सेटअप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र हैव बीन सेटअप प्रोवाइडेड जेनरिक ड्रग्स। अब जेनरिक ड्रग्स के बारे में आपको पता होगा कि ये अवेलेबल होती हैं कैसे? बिल्कुल चीप प्राइसेस में, लेकिन इनकी क्वालिटी और जो इफ़िकेसी होती है, जो एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, तो उसी के इक्विवेलेंट होती है। मतलब एक जो लोगों का माइंड सेट है ना, कि हम अगर जैसे किसी बहुत ऐसे हाई फाई डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से बिल्कुल वो दे रहा है 3-3 हज़ार की, 2-2 हज़ार की जो मेडिसिन है ना, वो प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें क्या करना है? उससे हम बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो एजुकेशन, मतलब एक तरीके से वो अवेयरनेस देना, अवेयरनेस को बढ़ाना कि जो जेनरिक मेडिसिन है थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, सो द क्वालिटी इज़ नॉट सिनोनिमस विद ओनली हाई प्राइस, है ना। ये हाई प्राइसेस से आपको ऐसे नोशन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो चीप प्राइसेस में भी जो मिल सकती है उससे भी आप क्योर हो सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से। So generic medicines are unbranded medicines which are equally safe and having the same efficacy as that of branded medicines in terms of their therapeutic value. So जो generic medicine का जो price है वो बहुत cheaper होता है rather than ब्रांडेड मेडिसिन्स। तो यही एक है कि मतलब जो पुअर एंड द पुअरेस्ट जो कंट्री का मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है किसी कॉस्टली जो बिल्कुल ड्रग्स होती है उनको लेने की, तो उस तक भी ये फैसिलिटी पहुंच सके, है ना। तो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया क्या है? ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पीएमजेबी की, और ये एक फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पीएसयू है किसका? फार्मा का। तो ये भी इस्टेब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज़। 7th ऑफ मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। बाकी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस एक चल रही है, कहाँ पे? मतलब मेन जो आएगा वो गुजरात के केवड़िया टाउन में चल रही है ना। प्रीमियम ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट है ये मिलिट्री कमांडर्स का, तीनों का ही, है ना। 4th ऑफ मार्च से कमेंस्ड हुआ था, और अपेक्स लेवल मिलिट्री लीडरशिप है कंट्री की। तो एक बार पहले न्यूज़ देख लेते हैं। 4 to 6 मार्च, तो कल ये कंक्लूड हो गई थी, है ना। यहाँ पे जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? फर्स्ट हाई लेवल विजिट बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी प्लान्स इंडिया ट्रिप दिस मंथ। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा? आपको पता है कि जनवरी 20 से क्या लिया था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मतलब एज्यूम किया था अपने ऑफिसर्स को। सो फर्स्ट कैबिनेट रैंक की ऑफिशियल विजिट होगी है यूएस की साइड से इंडिया में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। और कौन है वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए कौन है? लॉयड जे ऑस्टिन, ठीक है, लॉयड जे ऑस्टिन। तो इससे पहले भी 27 जनवरी को इन्होंने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनको बुलाया था, और इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि जो पेंटागन है और उसके बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, वो कमिटेड है किसके लिए? यूएस इंडिया की मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए, कि हमारे जो पूरे जो हमारे जो रिलेशंस बने हैं वो किस पे बने हैं? शेयर्ड वैल्यूज़ पे, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, किसको इंश्योर करने में? इंडिया पैसिफिक रीजन, है ना, कि ये कैसा रहे? फ्री एंड ओपन रहे सबके लिए। इसी के लिए
जनरली आपको पता होगा कि क्वाड ग्रुप जो है वो भी, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस ये कंट्री देती हैं, ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग, जिसकी अभी होने वाली है मीटिंग 2021 में पहली बार होगी। और ये भी हम देखेंगे। बाकी G7 समिट होगी, ग्लासगो में होगी, और जो यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज है वो भी होगी, है ना। तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, कल के न्यूज़पेपर में था। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, 5-6 दिन तक ये मतलब कंटिन्यूसली आया है न्यूज़ में। अर्ली समर लैक ऑफ रेन स्पार्क्स फायर एट रिजर्व उड़ीसा ऑन एज, है ना। तो यहाँ पे जो है ये आपने ये देखा होगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, तो ये न्यूज़ में है। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखने को मिली, और 2015 में भी ऐसा हुआ था। ये नॉर्दर्न जो उड़ीसा है वहाँ पे ये पड़ता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्यों क्यों, मतलब जो कल का जो एक्सप्लेन सेक्शन था उसमें ये इस फॉरेस्ट फायर के बारे में भी आया हुआ था। तो वो थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी है, क्योंकि 3-4 बार जैसे, अब आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, किससे लिंक कर सकते हैं? जो मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुई थी, या फिर जो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हुई थी, है ना। तो उससे भी लिंक कर सकते हैं कि मतलब इन 1-2 साल में ये फॉरेस्ट फायर के जो इशू हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो रीज़न तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लोकेशन बता दिया, सिमलीपाल। और ये जो इसका जो नेम है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? सिमुल से। सिमुल एक सिल्क कॉटन ट्री है, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने न्यूज़पेपर में देखा। प्रोटेक्शन क्या है? नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का स्टेटस इसको मिला हुआ है, और ये 5569 किलोमीटर है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था जून 22 1994 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है ये। यहाँ पे 94 स्पीसीज़ हैं किसकी? ऑर्किड्स की। 94 स्पीसीज़ ऑफ ऑर्किड्स, इसके अलावा 3000 इसकी यहाँ पे स्पीसीज़ हैं प्लांट की, और 12 स्पीसीज़ ऑफ एम्फीबियन। ये सारी आप देख सकते हो, मतलब कितनी किसकी है, मैमल्स की। यहाँ पे जो अगर ट्री की बात करें तो साल के जो पौधे होते हैं वो बहुत, पेड़ मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि बिल्कुल जो मतलब जो वाला रीज़न, उस टाइम पे क्या होता है कि पतझड़ होता है ना, तो बहुत सारे पत्ते वगैरह झड़े होते हैं। तो अगर थोड़े से भी कहीं पे भी फायर, एक पे भी लीफ पे भी क्या करी, कैच कर गई, तो वो पूरे फॉरेस्ट एरिया में बिल्कुल स्प्रेड हो जाती है ना। और ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे है। ट्रांजिशन जोन ऑफ द रिजर्व हैज़ 1200 विलेज इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4.5 लाख। ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 73% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये इतने प्रोन कैसे हैं, सिमलीपाल फॉरेस्ट जो है फायर प्रोन कैसे हैं? तो जनरली with the onset of summers and towards the end of autumn the forest fire remains, जो forest area होते हैं वो बिल्कुल vulnerable हो जाते हैं forest fires के लिए। तो इसको रिकरेंट एनुअल फिनोमिनन भी बोलते हैं, ठीक है, कि ये होता है कि मतलब एक तरीके से जो रेनफॉल है वो भी थोड़ा कम देखने को मिला। तो दिस ड्यूरेशन ऑफ कंसाइड्स विद शेडिंग ऑफ द डिसिडियस फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया। तो जो लीव है वही मैंने बताया कि है ना, वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं फायर को कैच करने में, तो और ज़्यादा स्प्रेड वो फैसिलिटेट करते हैं कि बहुत जल्दी में एंटायर फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो कवर हो जाता है। फिर इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कारण जो फायर होती है, नेचुरल कॉजेज़ होते हैं कि जैसे जो टेम्परेचर है ना, ड्राइड लीव्स एंड ट्री टंग्स इवन स्पार्क कैन लीड टू अ रेजिंग फायर। पोचिंग होती है कि मतलब जो मैन मेड फैक्टर्स के अंतर्गत पोचिंग आ गया, कि क्या होता है जैसे अपना मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका पाथ डाइवर्ट करने के चक्कर में ये भी पोचर्स भी ऐसे करते हैं कि थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं पे फॉरेस्ट फायर वो करें, है ना। तो कलेक्शन ऑफ महुआ फ्लावर्स, अब क्या होता है कि जब जैसे ये जो ड्राई लीव्स होते हैं वो ग्राउंड्स में पड़े रहते हैं, है ना, तो इनका बहुत इजी हो जाता है उनको कलेक्ट करना, महुआ फ्लावर्स को। तो जंगल्स एरियाज आर ऑल्सो सेट ऑन फायर बाय विलेजर्स टू क्लियर द ड्राई लीव्स ऑन द ग्राउंड। तो ड्राई लीव्स जैसे हटेंगे तो उसी तरीके से उनको जो महुआ फ्लावर्स हैं दिखेंगे। सो दीज फ्लावर्स आर यूज टू प्रिपेयर अ डिंक विच इज़ एडिटिव इन नेचर। फिर कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि जनरली ये बोला जाता है कि अगर लोगों को ऐसा विश्वास है कि जो साल ट्रीज़ हैं अगर उनको एक बार बर्न करें वो पैचेस सारे, तो एक क्या होगा आने वाले टाइम में जो आगे दूसरी जो वो प्लांटेशन करेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। फिर क्लाइमेट चेंज फैक्टर है, मैन मेड फैक्टर्स में आ गया। एंड एडवांस हीट वेव विद द अर्ली ऑनसेट ऑफ समर फर्दर डिटोरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे हो सकते हैं कि यही कि फोरकास्ट किया जाए फायर प्रोन डेज को कि अब यहाँ पे लग सकती है आग। फिर फायर लाइन्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। फिर क्रैक डाउन ऑन पोचर्स को मतलब कम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग कम्युनिटी मेंबर्स टू मिटिगेट इंसिडेंट ऑफ फायर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं फायर, फॉरेस्ट फायर को, है ना, मतलब फॉरेस्ट को हमारी सेव कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़,
यहाँ पे लाजपत नगर में एक पजल पार्किंग स्पेस बना हुआ है, स्पेस फॉर 246 कार्स। ठीक है, तो अभी तक ये था कि 46 कार्स का ही मतलब वो था, कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अभी यहाँ पे 246 कार होंगी। तो आर पार्कन को यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 years, और मार्च 1 2019 मतलब ये हुआ था। 246 कार वॉज इनाग्रेटेड सैटरडे ऑन फिरोज गांधी मार्ग लाजपत नगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि अब जैसे जितने ज़्यादा मतलब व्हीकल बढ़ रहे हैं, है ना, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से पार्किंग जो स्लॉट है उसकी भी मतलब सुविधा होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 80s SUVs आ सकती है फर्स्ट 2 floors में। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ मंथली पासेस फॉर डे एंड नाइट, और यहाँ पे 2000 रुपीज़ हैं ओनली डे का, एंड ₹1200 रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी हैं यहाँ पे बातें। देन यहाँ पे क्या, प्लान टू डॉट कैपिटल विद ट्रिकलर्स लाइक 1 in CP। जैसे कैनाट प्लेस में देखा है, जो फ्लैग है वो 207 फीट टॉल है, और ये फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टॉल किया गया था, जो फॉर्मर कांग्रेस के MP थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल ऑर्गेनाइजेशन 2014 में। उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अटेंशन इस फ्लैग को मिली, CP वाले। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो आज़ादपुर मंडी के पास में भी 110 फुट फ्लैग एक लगाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी विल बी सेटअप एट कॉस्ट ऑफ ₹17 लाख अकॉर्डिंग टू द टेंडर फ्लोटेड फॉर द प्रोजेक्ट, है ना। और ये भी इनका प्लान है कि पूरी सिटी को ही डेकोरेट कर दिया जाए, एंटायर सिटी विद ट्रिकलर्स। द गवर्नमेंट विल सेटअप हाई मास्ट पोल्स लाइक द 1 in CP। ठीक है, तो ये है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे वो है गेट रेड ऑफ लेगेसी सिस्टम्स दैट हैव आउटलेट। तो ये वही है जो कमांडर लेवल जो टॉक हो रही थी क्या, केवड़िया टाउन में, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड नीड फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट फॉर डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पे तीनों सर्विसेज के देखने को मिल रहा होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह किससे मिल रहे हैं, जनरल बिपिन रावत ग्रीट द 3 services चीफ एट द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस इन केवड़िया। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ और एक आध और फैक्ट है वो भी हम देखेंगे। फुरफुरा फेस्टिवल जो होता है, ISF ने स्किप किया। ISF एक इंडियन सेकुलर फ्रंट है, तो इसके बाद फुरफुरा फेस्टिवल के बारे में देख लो। एट फुरफुरा फेस्टिवल एट फुरफुरा शरीफ इज़ नथिंग न्यू, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मज़ार इन इंडिया। ठीक है, तो इस फुरफुरा शरीफ को मतलब लार्जेस्ट मज़ार बोला जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट मज़ार इंडिया में, आफ्टर जो अजमेर शरीफ है ना, राजस्थान में, उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट टू स्टार्ट हाइब्रिड हेयरिंग। तो हाइब्रिड मोड विल इनेबल काउंसिल टू अपेयर इधर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बी फिजिकली प्रेजेंट। तो मतलब इसमें दोनों ही मोड के थ्रू कर सकते हैं, तो उसको हाइब्रिड मोड ऑफ हियरिंग बोला जा रहा है। ठीक है, मार्च 15 से कोर्ट ये करेंगे। और वर्चुअली अभी तक कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, तो तब से वर्चुअली हियरिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी हाइब्रिड मोड विल इनेबल काउंसिल टू अपेयर, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है देख लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं खास। बिसाइड्स इकोनॉमिक फ्रीडम इज स्लाइडिंग। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं पी चिदम्बरम जी के द्वारा कि फ्रीडम इज डिमिनिशिंग। तो मतलब अभी जैसे इंडिया की रैंक है वो देखने को मिला है, काफ़ी सारी जो इंडाइसेस ऑफ फ्रीडम है उसमें बिल्कुल डिक्लाइन देखने को मिली है। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया की 142 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इंडिया इज एट 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज़। फ्रीडम्स इन इंडिया हैव रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू US थिंक टैंक। अभी फ्रीडम हाउस ने भी बोला था हमको मतलब फ्री कंट्री से पार्टली फ्री कर दिया था। India scores has slipped from 71 out of 100 to 67 out of 100, downgrading it फ्रॉम फ्री कैटेगरी टू पार्टली फ्री। तो ये सब चीज़ें बोला है कि रैंक, जो पर्टिकुलर रैंक है और नंबर है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका सच में मतलब लोगों की लाइफ पे और जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या मतलब ये इसको हम डिनाई कर सकते हैं कि जो मीडिया है वो उसका सबमिशन किया जा रहा है, जो लार्ज सेक्शन ऑफ मीडिया है वो मतलब रूलिंग पार्टी के अंडर में आ गए हैं। और कैन इट बी डिनाइड दैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑन द राइज, NCRB डाटा, है ना, क्या उसको NCRB डाटा को मतलब हम डिनाई कर सकते हैं। और स्केप गोट बनाया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि अगर कुछ भी होता है टेररिज्म से रिलेटेड तो एक को बोल देते हैं, या फिर कोरोना वायरस फैल रहा है तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या डिनाई कर सकते हैं कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन नहीं बन रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं।
ऑथर के द्वारा। सो वाई कंट्री सक्सीड, तो यहाँ पे ये जो तवलीन सिंह है, तो ये पहले मोदी जी के फेवर में रहती थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट में। तो अभी ये बिल्कुल अगेंस्ट में रहती हैं, उसमें लिखती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब बातें लिखी हैं कि कंट्री मतलब क्यों नहीं सक्सीड करती हैं और कंट्री कैसे सक्सीड करती हैं। तो ये है कि अपना जो आइडियोलॉजी है उसमें एक तरीके से एक्सट्रीमिज़म लिबरलिज्म को ले आए हैं। अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसी के बारे में लिखा हुआ है ना। तो ज़्यादा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट और क्या था यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यही है कि मतलब इतने ज़्यादा डिस्पाइट ऑफ करंट गवर्नमेंट फेलियर कि इतना ज़्यादा मतलब जॉब्स क्रिएट करने का जो प्रॉमिस किया था मिडिल क्लास को, फैमिलीज़ को जॉब्स मिलेंगी। और अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है जो फ्यूल प्राइसेस हैं, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस, तो वो भी मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ रहा है। तो इसके बाद भी ये सब इम्पैक्ट होने के बाद भी उनको मतलब इतना ज़्यादा हाईली अप्रूवल रेटिंग्स मिल रही हैं। जैसे गुजरात में जो इलेक्शन हुए थे तो इतना अच्छे मतों से बीजेपी जीती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे मतलब अभी कोई फ़ोटो थी प्रियंका गांधी की, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो जाएंगे, है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पढ़ा पर आप मत पढ़ो। व्हेन द टू हाउसेस केम होम, तो यहाँ पे वही LS TV लोकसभा टीवी एंड RS TV का जो मर्जर है संसद टीवी में, उसी के मतलब बहुत ज़्यादा इसका अपोजिशन भी हुआ था तो लेकिन फिर भी इसका मर्जर हुआ। तो यही सब बातें कह रहे हैं कि जैसे दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो जो प्रोग्राम थे उन्होंने भी हाईलाइट किए थे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग। एंड 1988 में ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेंट इन द राज्यसभा, कांग्रेस लीडर पवन कुमार बंसल सजेस्टेड कि एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन आवर्स और जो 0 आवर्स है वो भी लाइव टेलीकास्ट हो। ठीक है, तो 2011 में LS TV एंड RS TV की पॉपुलैरिटी आई थी जब यहाँ पे पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑपरेटर्स टू ट्रांसमिट द चैनल्स, है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये सारी चीज़ें। देन द ट्रूथ अबाउट कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स के बारे में ये है कि मेनली जो लेडी गागा है तो उन्होंने ऑफ़र किया था क्योंकि उसके डॉग जो थे वो खो गए थे। ठीक है, तो 50,000 मतलब कितने 4 करोड़ के लगभग जो है ये रिवॉर्ड अनाउंस किया था कि अगर कोई जो उनके डॉग है फ्रेंच टेरीज, कोजी एंड गुस्टव, तो इनको ला देगा तो इतने ज़्यादा इनको मतलब रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो 48 आवर्स के अंतर्गत उनके डॉग भी मिल गए। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसी टाइम पे 317 बच्चे जो थे नाइजीरिया में उनको एबडक्ट किया गया था, उनका अपहरण किया गया था। ठीक है, तो उस पर इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली सेम टाइम पे ये सब चीज़ें। लेकिन डॉग को इतना ज़्यादा मतलब अटेंशन मिलना और जो टर्मिनोलॉजी है कि वो मतलब गार्जियन पेट वाले वो बन गए हैं, तो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर जैसे हम बात करें जो एक चिल्ड्रंस मूवी थी स्टुअर्ट लिटिल, तो उसमें जो माउस था, चूहे को मतलब फैमिली चूहा भी नहीं बोलना मतलब सही है, स्टुअर्ट लिटिल, है ना। तो इंटीग्रल मेंबर बोला गया उसको ह्यूमन फैमिली का। तो एक तरीके से जो आइडिया है कि एनिमल्स को एज पीपल, है ना, उसी की तरह मतलब ट्रीट करते हैं। मतलब जैसे अगर किसी ने बोला कि आपका डॉगी है ये काटने को आ रहा है, तो लोग मतलब क्या होता है उससे बिल्कुल चिढ़ जाते हैं, ये हमारा डॉगी नहीं है, ही इज़ माई बॉय, और ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना, कि ये हमारा ये है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया में मैरिज रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इरोड हो रहे हैं स्टीरिली वे में, और डिवोर्स जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पीपल को मतलब क्या है कि एक तरीके से उनको सिंगल रहना पसंद है ज़्यादा टाइम तक। तो इस वजह से जो पेट केयर मार्केट है वो भी एनुअली ग्रो कर रहा है 13.9% हेयर, अमंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, लोगों को मतलब पेट्स पालना ज़्यादा पसंद है रादर देन गेटिंग इंडल्ज इनटू द मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें, है ना। तो अब यहाँ पे ये कि ह्यूमन को भी मतलब क्या करना चाहिए, उनसे जो एनिमल्स हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से ह्यूमंस मतलब रखते भी क्यों हैं उनको, क्योंकि वो बिल्कुल एक बदले में और कुछ नहीं, बस एक एफिनिटी अफेक्शन ही एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग से, है ना। तो एक लव ही वो चाहते हैं। बट बाय ट्राइंग टू कन्वर्ट डॉग्स एंड कैट्स इनटू द नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल बींग्स एंड और इंटेलेक्चुअल इक्वल्स, तो यहाँ पे हमको मतलब ये हम मिस आउट करते हैं। उनको हम पाल तो लेते हैं लेकिन जो उनके ट्रेट्स होते हैं पेट्स के वो उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, कि मतलब उनको हमें आत्मसात करना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो फोकस करते हैं किस पे, प्रेजेंट मोमेंट पे। वो अपने पास्ट को नहीं देखते हैं, दे जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, नेदर द पास्ट और नॉर फ्यूचर मैटर्स, while we are perpetually distracted by disjointed thoughts and needs lessons in meditation to get out of our heads, है ना। तो यही सारी बात यहाँ पे डिस्कस की गई थी। बाकी यहाँ पे जो है म्यांमार में आपको बताया कि क्या चल रहा है, सिविलियन गवर्नमेंट
का मतलब जो है पूरा मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और जो आंग सान सू की वहाँ की जो चीफ थी है ना, जो जो 2020 में नवंबर में इलेक्शन में बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री जिनकी हुई थी, तो उनको भी डिटेंशन में रखा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति अभी है। मिलिट्री मतलब पुलिस भी क्या कर रही है, किल कर रही है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको बाहर रिहा करो आंग सान सू की को, एंड जो बाकी के सारे जो उनके लीडर्स हैं है ना। तो ये, और यहाँ पे यही उन्हीं इलेक्शंस को फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, मतलब फ्रॉडुलेंट बोला था इन्होंने, जो यहाँ पे मिलिट्री रिजीम है। देन टर्मोइल में है अभी ये कंट्री बिल्कुल। सो पॉप फ्रांसिस इराक स्टॉप शिया क्लर्क होल्ड हिस्टोरिक सिंबॉलिक मीटिंग, तो इनकी ये मीटिंग चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये नज़फ़ कहाँ पे, इराक में होली सिटी बोला जाता है नज़फ़ को, ठीक है, इराक की होली सिटी है नज़फ़। हिस्टोरिक मीटिंग यहाँ पे हुई, और मीटिंग में मतलब ये बोला गया कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, क्रिश्चियन शुड बी एबल टू लिव इन पीस इन द कंट्री। मैनी इन द कम्युनिटी होप एटलीस्ट जो थ्रेट है, मतलब जो शिया मिलिशिया के द्वारा है मेनली, वो क्या हो, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा इस टॉक के बाद, है ना। यहाँ पे एक जो न्यूज़ थी, 20 किल्ड इन सुसाइड बॉम्बिंग नियर एंट्री इटली इन सोमालिया कैपिटल। तो सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु, ठीक है, मोगादिशु। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में आप बताना कौन कौन से कंट्री आती हैं, और उनकी कैपिटल भी आप साथ में बता सकते हो, ठीक है। तो इस्लामिस्ट ग्रुप जो है अल शहाबाब, तो ये करता है यहाँ पे बॉम्बिंग सोमालिया में, और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। और ये मतलब अपनी तरीके से जो इस्लामिक शरियाज लॉ हैं उनको इंटरप्रेट करना चाहते हैं। देन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट सर्जेस एज वेस्ट एशिया अफ्रीका बिल्ड रिजर्व्स। तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद से जहाँ देखने को मिला कि जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड है, तो उसमें डिप देखने को मिला, या फिर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली शिपमेंट में। लेकिन जो इंडिया के नॉन बासमती राइस हैं उसके एक्सपोर्ट में बिल्कुल सर्ज देखने को मिला डिस्पाइट द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। तो इतना सर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है ना, मेनली कहाँ कौन सी कंट्री, वेस्ट एशिया और कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं, तो ये क्या सोच रही हैं कि आने वाले टाइम में बहुत एक ग्लोबल फूड स्कैरसिटी हो जाएगी कोविड-19 पैंडमिक की तरह। तो ये एक तरीके से रिजर्व कर रहे हैं स्टॉक्स का ऑफ सेरेल्स, है ना, स्टेपल्स फूड का। स्टेपल फूड्स में आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है, जैसे कि आपके आटा, दाल, सब्जी, मतलब यही सब जो बेसिक जो रेगुलर डाइट्स होती है एक इंडियन फैमिली की। तो मतलब जैसे राइस, वीट और ये सब, है ना, मेज़ हो गई और मिलेट्स हो गए, तो ये सब आते हैं। प्रोसेस फूड में तो मतलब जैसे कि जो आपके जो प्रोसेस्ड रहता है, जैसे कि फ्रोज़न रहता है या फिर कुक्ड ऑलरेडी रहते हैं, है ना, तो वो ब्रेड, चीज़, तो ये सब आते हैं। अगर हम बात करें नॉन बासमती राइस की, तो इंडिया में अभी 500 वैरायटीज़ है ऑफ नॉन बासमती राइस, ठीक है। जैसे कि कुछ ब्रांड भी हैं, जैसे गोल्डन ब्रांड हो गया, बूम बूम ब्रांड, इंडिया गेट ब्रांड, सन ब्रांड, तो ये सारे नॉन बासमती राइस के मतलब क्या करते हैं, हम इनका एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, ठीक है। तो शिपमेंट ऑफ द फूड ग्रेन रोज 115.44% ऑफ टू 3.51 बिलियन डॉलर इन अप्रैल जनवरी 2020 टू 2021। तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्ज है। ये किसने बताया है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा, ठीक है। तो एपेडा ये सारे कंसीडर करती है। और बासमती के शिपमेंट की बात करें तो लार्जली टेम्पर्ड ऑफ सिंस मई 2020, ड्रॉप देखने को मिला बासमती में 2.66। लेकिन जो नॉन बासमती एक्सपोर्ट है मेनली वेस्ट ऑफ एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा सर्च देखने को मिला है उसमें। जैसे मेडागास्कर से मलेशिया, बेनिन, टोगो, सेनेगल, तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा किया है। एंड ईरान, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर ऑफ बासमती एंड नॉन बासमती राइस, इंपोर्टेड 12,000 मेट्रिक टन ड्यूरिंग 2020-21 एज अगेंस्ट 11,250 मेट्रिक टन फाइनेंशियल ईयर 20, ठीक है। तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला है। बिफेलो मीट जो है अनदर मेजर प्रोडक्ट है, and that accounts for 16.83% of Apeda's exports, is among those that have seen a disruption in shipment during the year। तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं कि जो एपेडा है वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। एक्सपेक्ट्स अ मेजर बूस्ट इन इंडियाज राइस एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल विद एपेडाज प्रमोशन ऑफ दी सेरल, मतलब ये प्रमोट करता है कि मतलब किस तरीके से जो ग्लोबल जो वैल्यू चेन है वहाँ पे सप्लाई हो, है ना। तो एपेडा ये सब करता है। नॉन बासमती एंड बासमती राइस form a major portion of Apeda's export basket, with non-basmati accounting for 22.52% and basmati around 20.99%। तो अपेडा के बारे में भी अभी बताती हूँ मैं, इससे पहले और देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं है, बाकी मैगजीन आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अपेडा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
हाँ, एक ये सीसीसी के बारे में जो कंबाइंड कमांडर टॉक थी 2014 में दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पे वेरियस जो वेन्यूज़ हैं यहाँ पे होती है, जैसे INS विक्रमादित्य में हुई थी 2015 में, 2017 में एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी एट देहरादून। तो लास्ट एडिशन जो था 2018 में हुआ था एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम अपेडा के बारे में देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्ट आया था 1985 में। तो इसने ही रिप्लेस किया था किसको, द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल PFEPC को, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके अपेडा बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। न्यूज़पेपर से ही मतलब पढ़ने में काफ़ी सारा हमारा रिविजन हो जाता है स्टैटिक पार्ट का। अपेडा इज अ मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देयर प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट, कॉन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, हनी, जैगरी, शुगर, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेशन की इसके बात करें तो चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाय अपेडा, सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और अदर ऑफिसर्स स्टाफ होते हैं अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और ये FPO जो होते हैं, ग्रुप ऑफ फार्म प्रोड्यूसर्स, ये भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में ये एज अ शेयर होल्डर प्रोड्यूसर्स रहते हैं, डील्स विद बिजनेस एक्टिविटीज टू रिलेटेड टू फार्म प्रोड्यूसर। इतना ही बहुत है। कब एक्ट आया था, 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। एल सल्वाडोर एक पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो सेंट्रल अमेरिकन टू बी डिक्लेयर द मलेरिया फ्री, ठीक है। और इसके अलावा जो कल का न्यूज़पेपर था, थोड़ा वहाँ की मैं आपको बता दूँ हेडलाइंस क्या क्या थी। कल के वाले न्यूज़पेपर में एक GOM, तो GOM क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ पे मतलब जर्नलिस्ट को कलर कोड किया जाएगा, और जो भी वो मतलब नेगेटिव लिखते हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो उनके जो व्यू है उसको न्यूट्रलाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। GOM फ्लैग नेगेटिव कवरेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म एंड कॉल फॉर सपोर्टिंग जर्नलिस्ट, प्रो लाइन ऑफ थॉट। तो इसके बारे में था 2 years आफ्टर मैन इंटर अवनी। तो यहाँ पे देखो कौन सा रिजर्व आया है न्यूज़ में, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। और NTCA के बारे में आपको बताना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये किस प्रकार की अथॉरिटी है, ठीक है। ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन मतलब आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका कर सकते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड लीडर्स मीटिंग लाइकली टू बी हेल्ड दिस मंथ। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि क्वाड की जो मीटिंग होगी वो पहली बार मतलब अभी साल में पहली बार अभी होने वाली है। और कहाँ पे, वाइल इट इज़ नॉट क्लियर दैट इफ द मीटिंग विल बी इन द पर्सन और वर्चुअल, अभी क्लियर नहीं है। US न्यूज़ वेबसाइट रिपोर्टेड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्लान्स टू मीट द लीडर्स ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन द वर्चुअल समिट ऑफ द क्वाड। तो वर्चुअल ही वो मोस्ट प्रोबेबली है ना, ये हो सकता है। एंड 4 लीडर्स विल बी गैदरिंग एट द G7 समिट इन द UK जून दिस ईयर। तो G7 समिट में G7 की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, प्लीज़ आप बताएं, या फिर अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगी आपको अगर अभी याद रहेगा तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन PMs हैव बीन इन्वाइटेड। और G7 में पूरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के PM को भी इनवाइट किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब हम दोनों को, इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पे G7 कंट्रीज़ में। बाकी क्वाड में तो पता ही है कि जो 2017 से ये मैकेनिज्म था, रिवाइव्ड हुआ था। और इंडिया ऑन February 18 यूज द टर्म क्वाड इन इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कब किया, 2017 में ही नहीं किया, हमने अभी फरवरी में किया था इस टर्म को, ठीक है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मीटिंग में लिखना इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड nomenclature to the one used by the US and Australia in the 4 country grouping। तो ये है। The next private bill to rename होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पास्ट, ठीक है, प्राइवेट बिल। यहाँ पे G7 के बारे में बता ही देती हूँ मैं, नहीं तो आप बोलोगे सब कुछ तो ये हमें ही पूछ रही है ना, तो खुद क्या पढ़ाएगी। तो G7 मैं बता दी, जो क्वेश्चन एक्चुअली मैं पूछ रही हूँ, लेकिन उनको आप ट्राई कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में या फिर गूगल के थ्रू आप ज़रूर उनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो हमेशा वो याद रहेंगे। तो ये G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है 1975 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है 7 में, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड UK, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK। तो इसमें G7 का ही इनिशिएटिव भी आपको पता होगा कि इन्होंने FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको पाकिस्तान को अब ये ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है ना, तो इनका भी मतलब FATF का भी ओरिजिन इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा हुआ है। सो मध्य प्रदेश असेंबली ऑन फ्राइडे पास्ड अ प्राइवेट मोशन टू रिनेम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को
नर्मदापुरम करना है। ठीक है, तो नर्मदापुरम क्यों करना है, क्योंकि नर्मदा बैंक के किनारे पे ये है और काफ़ी सारे टाइम से मतलब लोगों की डिमांड थी कि इसको नर्मदापुरम करना है। और 7th सेंचुरी में इसका नाम क्योंकि नर्मदापुरम ही था, ऐसा कहना है जो यहाँ के एमएलए हैं सीता शरण शर्मा, कि जो होशंग शाह गौरी था, ठीक है, सेकंड सुल्तान जो मालवा का था, हु हैव रूल्ड द रीजन बिटवीन 1405 टू 1435, तो उस टाइम पे इस वजह से होशंगाबाद इसका रखा गया था। एंड द रूलर इवेंचुअली ट्रेवल्ड टू मांडू इन धार डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज़ बरीड। ठीक है, तो ये जो है होशंग अराइव्ड हुए थे 7th सेंचुरी में, तो नर्मदा बैंक के जैसे नर्मदापुर इसको करना चाहिए। डोंट नीड सेमन्स, गवर्नमेंट हिट्स आउट एट रिपोर्ट। तो जो फ्रीडम वॉचडॉग जो था फ्रीडम हाउस, तो उनकी रिपोर्ट थी ना इस बार की, डेमोक्रेसी अंडर सीज है ना, तो उसमें क्लेम किया गया था इंडिया का स्टेटस की फ्री कंट्री से डिक्लाइन होकर पार्टली फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल मिसलीडिंग, इनकरेक्ट और मिसप्लेस्ड है। एंड मेंशन दैट इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट मैनी स्टेट, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि पार्टीज़ के द्वारा रूल किया जाता है, रैदर देन कि एक जो नेशनल लेवल पे सिटिंग है, मतलब उस पे नहीं चलते। हमारी कंट्री किस पे चलती है, पार्टीज़ पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पार्टीज़ होती है अलग अलग स्टेट्स में, आपने देखा होगा। और वो भी किसके द्वारा अपॉइंट हुई है, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, जो इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फ्री और फेयर थे, विच इज़ कंडक्टेड बाय हमारी एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी है। तो इस वजह से आप हमें इस तरीके से मत मतलब इसमें इंक्लूड करो, है ना, कि डेमोक्रेसी अंडर सीज और इंडिया जो है पार्टली फ्री हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे जो एडिटोरियल से ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर पेरिस क्लाइमेट रीसेट। बैड जॉब, तो ये हरियाणा वाला आर्टिकल था जो काफ़ी बार हमने डिस्कस किया था कि 75% जो जॉब्स हैं वो जो ग्रॉस मंथ सैलरी जिनकी 50,000 से कम रहेगी, तो वहाँ के ही लोग जो यहाँ बॉर्न हुए हैं या फिर उनको 5 साल हो गए हैं, तो उन्हीं के लिए रिजर्व रहेंगी। वो भी प्राइवेट सेक्टर की बात ये यहाँ पे हो रही थी, है ना। तो कौन सा बिल था वो, एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, जो हरियाणा की असेंबली में नवंबर में पास किया था गया था और ट्यूसडे को नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ने, है ना। तो ये था बहुत सारे जो इसके मतलब जो एक तरीके से कि जहाँ पे मतलब डोमिसाइल वाला जो स्टेटस है ना, उस पे ये क्वेश्चंस करता है कि बहुत सारे स्टेट इनकी देखा देखी कर रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब इसको, जैसे रिजर्वेशन को तो ऑलरेडी कोर्ट ने कोट किया है, कितनी बार इंटरप्रेट किया है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना। तो उसके बेसिस पे आप ये सब नहीं कर सकते हो। आफ्टर पेरिस क्लाइमेट रीसेट, तो ये क्या है, कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर गियरिंग अप फॉर द 26th कॉन्फ्रेंस। कितनी होगी, 26th कॉन्फ्रेंस होगी। ये 2020 में ही होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। बहुत सारे जो इवेंट थे वो नहीं हो पाए जो लास्ट ईयर शेड्यूल थे, तो इस बार वो होंगे। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में मतलब कंक्लूड हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो लिए गए थे जो डिटर्मिनेशन जो थे उस टाइम पे कमिटमेंट थे, तो वो इस बार भी पार्ट होने चाहिए यहाँ का, और इसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए कि जो कमिटमेंट है उस पर मतलब एडहर करें सारी कंट्रीज़, है ना। तो यही सब इसमें बातें की गई हैं। पूरा तो वीडियो मैं इस पर नहीं बना पाऊँगी, बट जो जो कुछ कुछ हाईलाइट किया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि ये जो कंट्रीज़ हैं आगे से ऐसे कोई प्रेशर ना बनाए बाकी के जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट किए थे इस तरीके का। इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे कि आपको जो $100 बिलियन है उसकी ग्रांट करेंगे, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अपने जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए। लेकिन बात करें तो इन्होंने अभी उसका मतलब आधा तो क्या, आधे से भी बिल्कुल कम, है ना, बहुत $11 बिलियन तक का ही ऐसा खर्चा किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें आई एम सॉरी, है ना। तो ये सब कुछ है, बातें हैं। दैट टेम्पलेट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट इंडियाज इंटरेस्ट डिस्पाइट चाइना बीइंग पार्ट ऑफ बेसिक ग्रुप। तो बेसिक ग्रुप की भी यहाँ पे बात की गई है, जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया है, विच इज़ अ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो ये भी इनका भी कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है ना कुछ भी। तो बेसिक को मतलब एक तरीके से कंसल्टेटिव फॉरम ही रखना चाहिए और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए लार्ज कोलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो उनके मतलब जो है क्लाइमेट चेंज हमारे मतलब अपने तरीके से हम क्या कर पाएँ, उनको डिफाइन कर पाएँ, है ना। तो बेसिक हैज़ लॉस्ट वट एवर रैशनल इट ओरिजिनली पॉजेस्ट। तो यहाँ पे COP26 कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पहले और होने वाली है। जैसे बाइडन के जो सेक्रेटरी है वो आने वाले हैं यहाँ पे अप्रैल 2021 में। उन्होंने बोला था कि वो क्या करेंगे, जो कमिटमेंट है
मिटिगेशन टारगेट उसको अचीव करने की वो सोच रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अपने जो है ओन एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट है वो कमिटेड है उसके लिए, कि वो 50% क्या करना चाहते हैं 2030 तक रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बन इमिशंस को। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि वो बेस ईयर 2000 को लेंगे या 2005 को लेंगे, है ना। तो ये नहीं है। फिर G7 समिट होगी वेस्टर्न कंट्रीज़ की विद जापान, टू विच इंडिया हैज़ बिन इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, यूके ही होस्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम, ग्लासगो में, बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो इन्होंने हमको भी बुलाया है, तो यहाँ पे ग्लासगो में फिर उसके बाद ये COP26 होगी। सो यूके हैज़ लेट इट बी नोन दैट द क्लाइमेट चेंज वुड बी एट द टॉप ऑफ द समिट एजेंडा। तो मेनली ये क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा होगा, अब हमको मतलब डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों चीज़ को ही देखना है, इन दोनों में इक्विवेलेंट हमको बैलेंस बना के चलना है, तभी मतलब हमारा देश आगे ग्रो कर पाएगा। अगर एक भी चीज़ ये सारी कंट्रीज़ हम पे प्रेशर बनाए तो हम अपने डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, हमारे जो टारगेट है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब जैसे ये सारी जो कंट्रीज़ हैं रिलेंटलेसली ये क्या कर सकती है, इफोर्ट भी डालती हैं, जैसे यूएस और वेस्टर्न यूरोप है, कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा में भी इंक्लूड करो, है ना। तो यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो यहाँ पे हमने, इंडिया ने और रशिया ने स्ट्रॉन्ग अपोज इसका किया था कि आप ये सब यहाँ पे मत डिस्कस करो। लेकिन चाइनीज़ क्लाइमेट इन्वॉय जी जेनवा अपेयर्स टू हैव अडॉप्टेड अ सपोर्टिव इंस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे इनका सपोर्टिव था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी जो अभी कंट्री है वो फॉसिल फ्यूल और हम थर्मल एनर्जी पे मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये सब ऐसा इंस्टेंस है ना। चाइना, ये लोग अपना डेवलप करके और अपना साइड हो लिए हैं, और इनका इतना ज़्यादा कार्बन जो एमिशन है उसमें कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। और इतने ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, तो ये आराम से अफोर्ड मतलब कर सकते हैं अफोर्ड भी, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। सो इट इज़ एविडेंट दैट इंडिया नीड्स अ फैशन अ फ्रेश स्ट्रैटेजी ऑन क्लाइमेट चेंज निगोसिएशन टू सेफगार्ड इंटरेस्ट। तो हमको पहले से एक फ्रेश स्ट्रैटेजी लेके चलनी होगी, और अपना जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर करके यहाँ पे रखना होगा इन कॉन्फ्रेंसेस में जो भी होंगी। सो इन रॉन्ग कस्टडी यहाँ पे क्या हुआ था कि उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें जो आईपीएस ऑफिसर हैं एज सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ सितारगंज, तो उनको क्या बना दिया गया, सितारगंज, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की के प्रेजेंस में अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है सेपरेशन ऑफ पावर का, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नेंस के टर्म से एक तरीके से ये जो वॉयलेट करता है किसको, जो उत्तर प्रदेश जेल ग्रुप एंड बी सर्विसेज रूल है 1982 का, तो उसको वायलेट करता है। अमाउंट्स टू पुलिस कस्टडी बाय गिविंग द पुलिस डायरेक्ट एक्सेस टू प्रिजनर्स ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी। अब जेसी क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी होता है, कि मतलब आपको जुडिशरी का प्रोटेक्शन है जब आपको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, पुलिस का कोई ऐसा रोल नहीं रहता, क्योंकि पुलिस के रोल से क्या होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी होगी तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि वो मतलब लोकल के लोगों से साठगांठ करके आपस में क्या है, उसको एक्विट भी कर सकते हैं, ब्राइब ले सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही सही डिसीजन नहीं है। टू अपॉइंट पुलिस ऑफिसर को क्या कर दिया गया, प्रिजन डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट कर दिया गया है। एंड ये जो फिलोसफी ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी अगेंस्ट जाता है, जो 1980 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें मतलब ये था कि जो ये जो प्रिजन डिपार्टमेंट थे, ये आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा ही हेड किए जाते थे। जैसे अभी भी बिहार में ऐसा ही होता है, कि जो एक मात्र स्टेट ऐसा है बिहार, विच कंटिन्यूज टू हैव एन आईएएस ऑफिसर हेडिंग द प्रिजन डिपार्टमेंट एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। लेकिन बहुत सारी जो कमिटीज़ थी, जेएस मुल्ला कमेटी, प्रिजन रिफॉर्म्स 1983, जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी ऑन वुमेन प्रिजनर रिपोर्ट, तो इन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे जो है हाउसेज ऑफ रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। मतलब दोनों के अलग अलग काम होते हैं। क्या अलग अलग काम, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो उनको ट्रेंड ही इसलिए किया जाता है, उनको रिक्रूटमेंट ही उनका इसलिए किया जाता है कि वो क्राइम को डिटेक्ट कर पाएँ और लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। लेकिन जो एक प्रिजन ऑफिसर्स होता है, ये जेलर होता है, तो उनको रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेट करने के लिए बोला जाता है, कि ऑफेंडर्स को क्या करें, वो रिफॉर्मेटिव इंस्टेंस उसमें लाएँ, है ना। एक तरीके से वो मेन स्ट्रीम जो होती है समाज की, सोशल, उसमें वो जुड़ पाए, सोसाइटी से कनेक्ट कर पाए आफ्टर ही हैड कमिटेड अ क्राइम, उसमें रिफॉर्म, सुधार देखने को मिले। तो उस तरीके से तो यहाँ पे ये है कि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं जिसमें आईएएस ये सब बनते हैं, तो इसी तरीके से एक ऑल इंडिया प्रिजन
एग्ज़ाम या फिर एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो केवल और केवल इसी के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे करें, है ना, जेलर्स के लिए। और जो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रिजन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर बात करें तो प्रिजन सिस्टम में रिसोर्स एंड स्टाफ की कमी है। और सोशल वर्कर्स काउंसलर को भी हमें यहाँ पे सफिशिएंट नंबर में अपॉइंट करने की ज़रूरत है। और रेगुलर ट्रेनिंग ह्यूमन राइट्स पे, सोशल रीइंटीग्रेशन और प्रेजेंट स्टाफ, तो इन सब पे हमें करना चाहिए। और जो वैकेंसीज़ हैं 30 to 40% एज पर द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 उनको फिल करना चाहिए। सफिशिएंट स्कोप ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी प्रिजन ऑफिसर, है ना, कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है जल्दी जल्दी। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल पर्सन जो है वो एक एडिशनल आईजी और आईजी प्रिजनर की जगह पे एक तरीके से, जो बहुत सारे स्टेट में अभी तक वो डीआईजी प्रिजनर ही बन के रह जाता है। तो ये डिमोटिवेट होते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए कि जो यहाँ पे वायलेशन होते हैं, है ना, सिस्टमेटिक रीजन फॉर द सेम। एंड सुप्रीडेंट्स और जेलर्स अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जुडिशियल कस्टडी जो है, मतलब जुडिशरी को ही ये प्रिविलेज होना चाहिए कि वो ये कर सकें, एज दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। एंड तो यही सब है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे सैनिटेशन पुट वुमेन इन चार्ज। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई है कि वो सेंटर में मतलब वुमेन को रख के ही हमें ये सारे जो प्रोग्राम है वो कंसिडर करने चाहिए। एंड जेंडर इक्वलिटी इन बोथ इम्प्लीमेंटेशन एंड मैसेजिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में भी और मैसेजिंग में भी। तो 2020-30 के जो गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिक्वायर बाय इंडिया, तो यहाँ पे हमें एडिक्वेट और एक्रेडिबल सैनिटेशन हाइजीन करना है फॉर ऑल एंड ओपन डेफिकेशन पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द नीड्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बोला गया है कि उनको पार्ट बनाना चाहिए VWSCs का। VWSCs क्या है? विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़। तो यहाँ पे 50% मेंबर्स कौन होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स में तो गाइडलाइंस भी जारी किए गए वुमेन ही होंगी, है ना। तो यहाँ पे और वुमेन को एजुकेट किया जाना चाहिए कि अगर एक वुमेन पढ़ती है तो सभी के पास क्या हो जाता है? एजुकेशन, मतलब एक तरीके से नेशन पूरा रेडी हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है ना। कि if you educate men you educate an individual, and but you if you educate a woman you educate a family, so nation, मतलब पूरा ये है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये वाला जो व्हाट्स चेंजिंग ऑन गूगल, तो ये हम काफ़ी आर्टिकल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिम्लीपाल फॉरेस्ट प्रोन टू फायर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग। और बाकी का ये था कि डंपिंग इनर्ट वेस्ट इन असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनर्ट वेस्ट क्या होता है? इनर्ट वेस्ट मतलब जो कि बायोलॉजिकली भी और केमिकली भी रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन वो डिकम्पोज भी नहीं होता है, और जो डिकम्पोज भी होगा तो बहुत स्लोली होगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनर्ट वेस्ट इंक्लूड। तो इसको मतलब रखने की भी एक जगह होनी चाहिए ना। तो यही है कि इसमें बहुत सारे जैसे कंस्ट्रक्शन के बाद जो मेटल्स होते हैं या वुड ब्रिक्स मशीनरी सीमेंट कंक्रीट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ट्री ब्रांचेस, बॉटम ऐश फ्रॉम कोल फायर्ड बॉयलर्स, है ना। तो ये क्या है? एनवायरनमेंट को कोई थ्रेट नहीं पहुंचाते हैं, एनिमल्स की हेल्थ के लिए कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, और पीपल्स के लिए भी नहीं। एंड विल नॉट इंडेंजर द क्वालिटी ऑफ वाटर कोर्सेज, है ना। तो यहाँ पे ये कि लेकिन ये क्या करने लगे? इट बिगिंस टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। तो जो असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ पे इसको बोला है रिज मैनेजमेंट बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है कि आप यहाँ पे क्या करो? डंप करो इनर्ट वेस्ट को इन द माइंस ऑफ असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सदर्न दिल्ली रिज में आती है, अरावली हिल रेंज पे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। और 1 किलोमीटर अराउंड द असोला भारती वाइल्ड इन गुरुग्राम फरीदाबाद इको सेंसिटिव जोन है ये, ठीक है। फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स 200 स्पीसीज हैं, एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस वजह से ये न्यूज़ में था। पेंच टाइगर रिजर्व की मैं बात कर रही थी, महाराष्ट्र में है। तो रिसेंटली यहाँ पे फीमेल कब मैन ईटर टाइगर थी अवनी, हैज़ बीन रिलीज इनटू द वाइल्ड पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है, पेंच रिवर पे, ठीक है। एंड पेंच रिवर जो होती है मिडिल ऑफ द पार्क से फ्लो करती है, डिसेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, देयर बाय डिवाइडिंग द रिजर्व इनटू इक्वल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। एंड जॉइंट प्राइड है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का ही, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1975 में, फिर टाइगर रिजर्व स्टेटस भी इसको ग्रांट किया गया था 1998 टू 1999, ठीक है। तो IBA भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। बीजू पटनायक न्यूज़ में थे, तो हमारे हिस्ट्री GS1 के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। GS1 जो फ्रीडम फाइटर है उसकी लिस्ट में, है ना। बीजू पटनायक सॉरी 5th ऑफ मार्च को मतलब सेलिब्रेट किया गई थी इनकी बर्थ एनिवर्सरी। तो फ्रीडम फाइटर एंड इंडियन पॉलिटिशियन एंड
बिजनेसमैन ये थे, ठीक है। तो 1916 को, और ही वाज एन पायलट एंड जॉइंट रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1936 में। तो मेनली इनका जो क्विट इंडियन मूवमेंट है, इन्होंने ये ज्वाइन किया था 1942 में महात्मा गांधी की गाइडेंस में। और ही बिकेम अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, एंड ये क्विट इंडिया मूवमेंट में जयशंकर प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, तो इन सब के साथ थे। और इन्होंने इम्प्रिजनमेंट भी किया था, मतलब इनका हुआ था 2 साल के लिए, ठीक है, उसी में कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट किया 1943 में। इन्होंने फिर कोवर्ट मिशन चलाए थे बहुत सारे, जैसे सपोर्टर्स हैं और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनके साथ मिलके। और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और कश्मीर वॉर ऑफ 1948 में अपना मेजर मतलब रोल निभाया था। पायलट थे एयरफोर्स में, ठीक है। कश्मीर इंटीग्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका है। रोल ऑफ इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको भेजा था जावा में, जो सुल्तान शाहजीर हैं, कि वहाँ से मतलब डच कंट्रोल से उस टेरिटरी को आज़ाद कराएं। तो वहाँ से ये गए, तो इनको भूमिपुत्रा से भी अवार्ड किया गया था, जो वहाँ का सिटीजनशिप इंडोनेशिया का हाईएस्ट इंडोनेशियन अवार्ड है, जो बहुत रेयर ग्रांट किया जाता है किसी फॉरेनर को, ठीक है। 1996 द बीजू पटनायक वाज अवार्डेड द हाईएस्ट इंडोनेशियन नेशनल बिनतांग जैसा उतमा। तो अभी और भी बहुत सारी न्यूज़ है, मिसलेनियस न्यूज़ है, तो उसका मैं एक अलग आर्टिकल बनाऊंगी, क्योंकि अपलोड भी बहुत देर से होगा फिर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस संडे अहेड, बाय बाय।